3 जून 1998 की सुबह एक जर्मन फैमिली कॉफ़ी पीकर अपने ट्रेन के सफ़र को एंजॉय कर रही थी। ये हाई स्पीड ट्रेन म्यूनिक से हैम्बर्ग जा रही थी। सुबह 10:30 का वक्त था और अभी तक सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन ठीक 12 मिनटों के बाद वो फैमिली तब खौफ में आ गई जब अचानक उनके पाँव के नीचे से स्टील का एक टुकड़ा फ्लोर को फाड़ कर निकलता है, वो भी सीधा उनकी सीटों के बीच से। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। जर्मन हाई स्पीड ट्रेन की हिस्ट्री में सबसे खतरनाक हादसे की शुरुआत। चलिए समझते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में। 1950 के आखिर में जापान ने दुनिया को तब हैरान कर दिया जब उनकी शिनकानसेन यानी बुलेट ट्रेन दुनिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन बनी। इस ट्रेन ने पूरे देश के शहरों को आपस में जैसे कनेक्ट कर दिया था और सफर इतना तेज बना दिया कि घंटों का सफर मिनटों तक आ पहुंचा। जापान की देखा देखी फ्रांस और इटली ने भी अपना हाई स्पीड ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और फिर जर्मनी भी पीछे नहीं रहा। जर्मनी ने अपना खुद का हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम रखा गया ICE यानी इंटरसिटी एक्सप्रेस। 1980 में जब ये ट्रेनें सबके सामने आईं, दुनिया को लगा कि ट्रेनों का बस यही फ्यूचर है। इनमें हर उस चीज़ का ख्याल रखा गया जो इंसान कल्पना कर सकता था। एरोडायनामिक डिज़ाइन, मॉडर्न कंप्यूटर्स का इस्तेमाल और बेमिसाल आरामदायक सफ़र, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन हर परफेक्ट सिस्टम के अंदर एक छुपी हुई कमजोरी जरूर हो। और ICE ट्रेनों की कमजोरी थी उनके व्हील्स। ICE जनरेशन 1 ट्रेनों के व्हील्स शुरुआत में मोनोब्लॉक डिजाइन में बने थे, यानी पूरा व्हील एक सॉलिड 1 पीस स्टील में बना था जो कि मजबूत, सस्ता और रिलायबल होता था। और इस मोनोब्लॉक व्हील में एक समस्या नोटिस की गई। कुछ सालों बाद पैसेंजर्स शिकायत करने लगे कि जब ट्रेन हाई स्पीड पर चलती है तो उसमें एक अजीब वाइब्रेशन होती है। बुफे कार जहां फूड सर्व किया जाता है, वहां पड़े ग्लासेस, चमचे, कांटे वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ करने लगते थे। ये वाइब्रेशंस और आवाज़ें सफ़र को काफ़ी अनप्लेजेंट बना रही थीं। और फिर आखिरकार जब इंजीनियर्स ने चेक किया तो समस्या व्हील्स के अंदर थी। मोनोब्लॉक व्हील्स बेशक 1 पीस में बने थे और हर साइड से इक्वली बैलेंस्ड भी थे, लेकिन अगर किसी एक साइड पर 5 ग्राम का वजन भी बढ़ जाए तो हाई RPM पर ये एक्स्ट्रा वेट व्हील में वाइब्रेशन पैदा करता है। और असल में हो भी कुछ ऐसा ही रहा था। हाई स्पीड पर चलने की वजह से फ्रिक्शन ने मोनोब्लॉक व्हील्स की कुछ साइड्स को अनइक्वली घिस दिया था, जिससे व्हील का बैलेंस बिगड़ गया। स्लो स्पीड पर तो ये महसूस नहीं होता था, लेकिन जब यही अनबैलेंस्ड व्हील 250 किलोमीटर प्रति घंटा पर घूमता तो पूरी ट्रेन में वाइब्रेशन होने लगती। ये किसी भी व्हील की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। गाड़ी के व्हील्स में भी अगर किसी एक साइड पर 2 पंचर एक साथ लगाए जाएं तो उस तरफ कुछ ग्राम्स ही सही, लेकिन वजन बढ़ जाता है जो तेज स्पीड में वाइब्रेशन पैदा कर सकता है। इसे हल करने के लिए व्हील बैलेंसिंग करवाई जाती है और टेक्नीशियन ऑपोजिट साइड पर उतना ही वजन लगाकर व्हील को बैलेंस कर देता है। और ट्रेन के दर्जनों पहियों को बैलेंस करना एक बहुत ही मुश्किल काम हो सकता है, खासकर तब जब वो एक ही पीस में बने हों। व्हील्स को रिप्लेस करना भी न सिर्फ मुश्किल बल्कि काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। इसलिए जर्मन इंजीनियर्स ने ICE ट्रेनों के इस समस्या को फिक्स करने का एक नया सॉल्यूशन निकाला और वो था रेजिलिएंट व्हील्स। रेजिलिएंट व्हील्स की खास बात ये थी कि ये 1 पीस में नहीं थे। अंदर की रिंग अलग और बाहर की अलग पीस में बनी थी और इन दोनों के बीच में लगाई गई थी रबर की एक रिंग जो वाइब्रेशंस को अब्जॉर्ब करती थी। ये डिज़ाइन खास तौर पर इस वजह से अपनाया गया ताकि जब कभी आउटर व्हील घिसे तो सिर्फ उसी पार्ट को रिप्लेस किया जाए, न कि पूरे व्हील को। उस वक्त जर्मनी की ट्राम्स में भी ये डिज़ाइन इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन मसला ये था कि ट्राम्स सिर्फ 30 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलती थीं और ICE ट्रेनों को 250 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलना था। ये एक बहुत बड़ा समस्या थी जिसकी बारीकी के बारे में आपको आगे चलकर पता चलेगा। और उस वक्त इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। एग्जीक्यूटिव्स ने बिना किसी टेस्टिंग के रेजिलिएंट व्हील्स का डिज़ाइन अप्रूव कर दिया और फिर 1992 में तमाम हाई स्पीड ट्रेनों पर ये नए व्हील्स लगा दिए गए। कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 1997 में हनोवर की ट्रैम कंपनी उस्त्रा ने एक शॉकिंग चीज डिस्कवर की। उन्होंने अपनी ट्रैम के व्हील्स में कुछ क्रैक्स नोटिस किए। उन्होंने अपने क्रैक्ड व्हील्स के पार्ट्स बदल दिए और सावधानी से ये बात डॉयचे बान को भी बता दी, जो जर्मनी की नेशनल रेलवे कंपनी थी। मगर क्योंकि उस वक्त ICE ट्रेनों में वाइब्रेशन की कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए डॉयचे बान ने इस वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया।
ये देखकर जॉर्ज और उसकी फैमिली फौरन पैनिक में आ गई, जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जिस तेजी से वो लोहा अंदर आया, अगर वो थोड़ा सा लेफ्ट या राइट होता तो उसकी फैमिली जिंदा नहीं बचती। उसने फौरन अपनी बीवी बच्चों को बराबर वाले कंपार्टमेंट में भेजा और खुद कंडक्टर को ढूंढने चला गया। कंडक्टर उस वक्त तीसरी कोच में मौजूद था। जॉर्ज ने उसे सब कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन कंपनी पॉलिसी के मुताबिक कंडक्टर ट्रेन को तब तक नहीं रोक सकता था जब तक वो खुद समस्या को देख, इसलिए दोनों मिलकर पहली कोच की तरफ चल पड़े। ट्रेन अब भी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी और अब धीरे धीरे उसमें वाइब्रेशंस बढ़ रही थीं। जब तक कंडक्टर और जॉर्ज पहली कोच के पास पहुंचे, ट्रेन 3 किलोमीटर आगे निकल चुकी थी और अब वो एक डेंजरस सेक्शन से गुजरने वाली थी, जहां ट्रैक्स स्प्लिट होते हैं। टूटे हुए व्हील का टुकड़ा अब भी ट्रेन के नीचे लटका, पटरी से खिसकता हुआ जा रहा था। जैसे ही ट्रेन ने पहला सेक्शन पॉइंट क्रॉस किया, वो टायर नीचे गिरकर ट्रैक के लीवर से टकरा गया और उसी मोमेंट पर एक खतरनाक चीज हुई। ट्रैक स्विच चेंज हो गया। अब ट्रेन का पहला और दूसरा कोच एक ट्रैक पर था, लेकिन तीसरा कोच दूसरे ट्रैक पर चला गया, यानी फ्रंट और रियर हिस्से अलग अलग डायरेक्शंस में। ट्रेन की बॉडी ट्विस्ट हो गई और कोच नंबर 3 सीधा एक ब्रिज के कंक्रीट पिलर से टकरा गई। खौफनाक ने ब्रिज का आधा हिस्सा तोड़ दिया। कोच नंबर 4 कोलैप्स होते हुए ब्रिज को तो अवॉइड कर गई, लेकिन एम्बैंकमेंट से टकरा गई और 3 रेलवे वर्कर्स उसी वक्त कुचले। कोच नंबर 5 और 6 गिरते हुए ब्रिज के 300 टन कंक्रीट के नीचे दब गईं। उन दोनों कोचेस की हाइट बाद में सिर्फ 6 इंच रह गई। जी हाँ, सिर्फ 6 इंच। पीछे से आने वाली बाकी कोचेस 7, 8, 9 और 10 फुल स्पीड पर एक दूसरे से टकराती गईं और किसी कागज की तरह फोल्ड होती चली गईं। सिर्फ पहली 2 कोचेस, जहां जॉर्ज और उसकी फैमिली थी, बच पाईं। फ्रंट लोकोमोटिव 3 किलोमीटर आगे जाकर रुका। कुछ लोग ब्रिज के मलबे के नीचे फंसे थे, जो अपनी सीट्स में अटके हुए थे। प्रेशर प्रूफ विंडोज इतनी मजबूत थी कि उन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन था। रेस्क्यू वर्कर्स को हैवी मशीनें बुलानी पड़ी, लेकिन फिर भी फंसे हुए पहले लोगों तक पहुंचने में कई घंटे लग गए। 1000 से ज्यादा रेस्क्यू वर्कर्स साइट पर पहुंचे। एम्बुलेंस, मिलिट्री डॉक्टर, सबने मिलकर ऑपरेशन शुरू किया। करीब ही एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वहां मौजूद 40 डॉक्टर्स भी फौरन साइट पर पहुंच गए, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। इस हादसे में टोटल 101 लोग मारे गए, 88 लोग गंभीर रूप से जख्मी पाए गए और करीब 100 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। जो लोग पहली 2 कोचेस में थे, खुशकिस्मती से उनकी जान बच गई। जर्मन हाई स्पीड ट्रेनें, जिन्हें कभी दुनिया की सबसे सेफ ट्रेनें माना जाता था, इस एशेडे डिजास्टर ने वो इंप्रेशन खाक में मिला दिया। इस एक्सीडेंट ने सिर्फ जर्मनी ही नहीं, बल्कि हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क इस्तेमाल करने वाले फ्रांस, इटली और जापान तक के लोगों को भी शॉक कर दिया। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने पूरी साइट का एनालिसिस किया तो शुरुआत में ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाड़ी ट्रैक पर आ गई हो, लेकिन जब उन्होंने कोच नंबर 1 के फ्लोर में घुसा हुआ व्हील का टुकड़ा देखा तो सब कुछ क्लियर हो गया। लॉग्स चेक किए गए तो पता चला कि उसी व्हील में पहले भी फ्लैट स्पॉट का इशू रिपोर्ट हुआ था, वो भी 8 बार, लेकिन फिर भी उसे रिप्लेस नहीं किया गया। क्रैक्स डिटेक्ट करने वाली मशीनें मौजूद थी, लेकिन फिर भी विजुअल इंस्पेक्शन सिर्फ टॉर्च की मदद से किया जाता था। कंपनी ये कहकर टाल देती थी कि मशीनें फॉल्स अलार्म देती है। 1992 में फ्राउनहोफर नाम की एक जर्मन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने वार्निंग दी थी कि हाई स्पीड ट्रेनों पर रेजिलिएंट व्हील्स खतरनाक हो सकते हैं। 1997 में हनोवर ट्राम कंपनी ने भी वार्निंग दी थी, लेकिन दोनों ही वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया गया। इंजीनियर्स ने बाद में बताया कि ये टायर हर दिन करीब 5 लाख बार रोटेट करते थे, वो भी हाई स्पीड पर। हर रोटेशन में स्टील टायर हल्का सा कंप्रेस होता और फिर वापस एक्सपैंड होता। इससे फटी क्रैक्स बनते गए, जो दिन ब दिन बढ़ते चले गए। बीच में रबर होने की वजह से वाइब्रेशंस अब्जॉर्ब हो जाती थी और किसी को पता ही नहीं चला कि व्हील्स असल में अंदर से क्रैक हो रहे हैं। और फिर फाइनली 3 जून 1998 को सिर्फ एक व्हील के टूटने की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। एशेडे डिजास्टर को दुनिया का सबसे खतरनाक हाई स्पीड ट्रेन एक्सीडेंट माना जाता है। इस हादसे के बाद सभी हाई स्पीड ट्रेनों के व्हील्स वापस मोनोब्लॉक डिजाइन में रिप्लेस किया गया, ताकि दोबारा ऐसा हादसा ना हो सके। जर्मनी ने इस हादसे के बाद अपने पूरे रेल सिस्टम को दोबारा इवैल्यूएट किया। प्रेशर प्रूफ विंडोज भी रिप्लेस की गई, ताकि फ्यूचर में अगर रेस्क्यू की जरूरत पड़े तो अंदर फंसे लोगों को विंडोज तोड़कर बाहर निकाला जा सके। आज भी जर्मनी के रेलवे ट्रेनिंग सेंटर्स में एशेडे डिजास्टर को एक एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ाया जाता है। मोनोब्लॉक व्हील्स में बेशक मेंटेनेंस कॉस्ट और टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन हाई स्पीड पर 1 पीस कास्ट होने की वजह से ये कम से कम टूटते नहीं हैं। और वाइब्रेशंस वो एक सिग्नल होती है कि अब व्हील्स को बैलेंसिंग की जरूरत है।
है। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोग लाइक और शेयर करोगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अगर आपको जानना है कि जापान में ही क्यों इतनी सुनामी आती है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपको वहीं मिलूंगा।